तो इकोनॉमिक्स में जो आपका 37 नंबर का सवाल है, इस सवाल पे पहले डिस्कस करते हैं कि विथ रेफरेंस टू द फिसल फेडरलिज्म द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स ट्रांसफर्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक बहुत विद्वान आदमी थे अरविंद अगाड़िया साहब ने, उन्होंने एक बहुत लाइटफुल कमेंट दिया और उन्होंने विकास को भूगोल से जोड़ने का प्रयास किया और कहा कि भारत दो प्रकार का, भारत दो प्रकार का भारत है। इंडिया इज ए टू टाइप इंडिया। उन्होंने कहा एक भारत वो है जहां पर विकास है और एक भारत वो है जहां पर विकास नहीं है। जो भारत विकास किया है इसको इन्होंने ज्योग्राफी से इंक्लूड किया और बताया कि ऐसी स्टेट जिनका रिसोर्स मैरीन बेल्ट से लगता है उनमें डेवलपमेंट प्रक्रिया ज्यादा है। या तो उनको सागरी रूप से देखिए, या तो हम देखें पेनिस्कुलर जो इंडिया जो प्लेट है वहां पे जो स्टेट है उनका विकास ज्यादा है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये जो स्टेट है इनका विकास अन्य स्टेटों की तुलना में अर्थात नॉर्थर्न स्टेट की तुलना में ज्यादा है। और जब डिस्ट्रीब्यूटिव रिसोर्स की बात करते हैं, पहले हम फिसल फेडरलिज्म का मतलब समझते हैं ऐसा जिसमें संघ और राज्य दोनों के जो अधिकार क्षेत्र हैं वित्त से संबंधित वो अलग हैं और दोनों को अपने अधिकार क्षेत्र में टैक्स लगाने का अधिकार है। दोनों एक दूसरे को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटिव रिसोर्स जो ट्रांसफर है, पुनः वितरण संसाधन हस्तांतरण जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया जैसे स्टेट सेंट्रल के द्वारा स्टेट को निम्न तरीके से फंड दिया जाता है। पहला, जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा से जो रिकमेंडेशन की गई अर्थात 42% जो फंड है वो सेंट्रल स्टेट को देगा। दूसरा, नॉन प्लान ग्रांट और प्लान ग्रांट। तीसरा, नॉन प्लान लोन एंड प्लान लोन। ये जो तीनों प्रक्रिया हैं इसमें नॉन प्लान का जो विभाजन है, जो विभेद है, वो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अब जीएसटी के माध्यम से जो टैक्स दिए जाते हैं उस पर है। तो पूर्ण वितरण संसाधन हस्तांतरण एक ऐसा हस्तांतरण है यदि सपोज दैट यदि किसी स्टेट को किसी भी कार्य को करने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होती है और वो पैसे सेंट्रल से मांगता है, तो सेंट्रल ऐसी स्थिति में जो फंड उसे दिया हुआ है उस फंड से अधिक दे सकता है। इसी को हम कहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूटिव रिसोर्स ऑफ ट्रांसफर। और इसका जो आंसर होगा वो होगा द ग्रॉस डेवल्यूशन ऑफ द स्टेट एडजस्टेड फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट एज अ शेयर इन द एग्रीगेटेड जीडीपी। ये आपका आंसर सही होगा। अर्थात सेंट्रल के द्वारा राज्य को यदि आवश्यकता है विकास के लिए तो वो उससे अधिक पैसा दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो पॉलिसी है वो डिफेंस सेक्टर से संबंधित है। रक्षा क्षेत्र में जो एफडीआई के माध्यम से जो प्रोडक्शन किया जा रहा है इसके बात है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्राइवेट कंपनियां आए और वो प्राइवेट सेक्टर को क्या करें, प्रमोट करें और प्राइवेट सेक्टर प्रमोट के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें जो एग्जाम दिए गए हैं स्टेटमेंट उस पर हम देखते हैं। इट एम्स टू प्रमोट ज्वाइंट वेंचर बिटवीन द इंडियन प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल डिफेंस मेजर्स। ये आपका सही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको ये प्रमोट करता चाहता है और रक्षा क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाना चाहता है। दूसरा, द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज लिमिटेड ओनली द प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सबमरीन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रक्षा क्षेत्र के सिर्फ सबमरीन के लिए ही ये पार्टनरशिप नहीं है बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी है। अगला, इट हैज बीन रिकमेंडेड अंडर द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट होगा उसका होगा 1 और 3। Consider the following statement regarding the Panchayat Empowerment Accountability Initiative Schemes. पहले से स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि स्कीम होती क्या है। ये स्कीम सेंट्रल से स्पॉन्सर्ड है 100%।
और इस स्कीम को पंचायती राज विभाग के द्वारा लागू किया गया। और यह पहली बार 2004 और 5 में आया और इसके तहत 5 स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया। वो 5 स्टेट थे पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और केरल। इस स्कीम को सेंट्रल के द्वारा 100% फंडिंग किया गया और इसके माध्यम से पंचायत में जो अकाउंटेबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको इंक्रीज किया जाए, इसके लिए प्रयास किया गया। तो पहला स्टेटमेंट हम अगर देखते हैं, इट वाज लॉन्च रिसेंटली इन 2018 एंड 19 बजट, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इट सीक टू एम्पावर द पंचायत एंड पुट इन द प्लेस अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, मेक देयर फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। ये आपका सही है। इसका उद्देश्य है कि पारदर्शी हो और प्रभावशाली हो। अगर कोई भी स्कीम आया उससे पंचायती राज जितना भी प्रभावशाली होगा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत होगी और भारत का विकास उतना ही अधिक होगा, और इसीलिए ये स्कीम सेंटर के द्वारा फंडिंग की गई। अगला, अंडर द स्कीम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और रैंक्ड एज अ डेवल्यूशन इंडेक्स विच मेजर एक्सटेंट ऑफ फंड फंक्शंस एंड फंक्शनलिटीज बाय द स्टेट टू द पंचायत्स। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सूचकांक पर रैंक किया जाता है और उन्हें के धन के विचलन की सीमा को मापता है। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट 1 and 3 इज अ करेक्ट। टू एंड 3 करेक्ट, 1 and 3 नहीं, 2 and 3। नेक्स्ट, Which of the following statement is the most appropriately define the land pooling? अब ये लैंड पुलिंग क्या होती है? लैंड पुलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? अर्बन डेवलपमेंट। और ये कॉन्सेप्ट दिल्ली सरकार के द्वारा ले आया गया, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए लाया गया। दिल्ली गवर्नमेंट का था कि जो शहरें हैं उनका कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधनों का कैसे समुचित रूप से विकास हो जाए, उनके सीवेज, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा का कैसे अच्छे रूप से विकास हो जाए, इसीलिए लैंड पुलिंग व्यवस्था है। लैंड पुलिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति, जैसे एक लैंड होल्डर, ये लैंड ओनर है, इसने अपनी चीज़ें किसी एक संस्था या इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर किया। ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन होगी। अब ये गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशनर इस लैंड ओनर्स की जो प्रॉपर्टी है उसका विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और इस डेवलपमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से वह उसको डेवलपमेंट करने के बाद ट्रांसफर कर देगा। इसी प्रक्रिया को हम लैंड पुलिंग कहते हैं। और ये जो लैंड रिटर्न करेगा, ये वो क्या करेगा, 60% सीधा लैंड जो लैंड ओनर है उसको रिटर्न कर देगा। अर्थात लैंड पुलिंग क्या है? अर्बन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है जिसे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया और इसके माध्यम से शहरों में उनकी ज़मीन पे इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छे से विकास किया जा सके, ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। और ये जो लैंड ओनर्स होंगे ये ग्रुप ऑफ ओनर्स होंगे जो अपने ज़मीन को किसी एक संस्था, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगा जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें देखेंगे तो एग्रीवेटेड लैंड फॉर्मर बाय द जॉइंट कल्टीवेशन, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। एग्रीवेटेड द लैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल पुटिंग अ लीज, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। भूमि के छोटे टुकड़ों को एकत्र करना, आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास और विकसित भूमि का करना, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अर्थात वो वहाँ की उस भूमि का क्या करना चाहता है? विकास करना चाहता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूलर। अब देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? उसका एक आधार बेस होता है, बेस ईयर होता है, और उस बेस ईयर के आधार पर मार्केट में जो कम्युनिटी होती है उसमें उसके में क्या प्रभाव होता है उसी का ये वर्णन करता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला सीपीआई इंडस्ट्रियल लेवल,
IRIL, दूसरा CPI एग्रीकल्चर लेबर और तीसरा CPI रूरल लेबर। अब ये जो CPI रूरल है इसको लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। ये सवाल आपसे एग्जाम में UPSC में पूछा भी गया है। लेबर ब्यूरो के द्वारा मंथली आधार पर जारी किया जाता है और यह मुख्य रूप से जो कम्युनिटी बेस्ड प्राइस होती है, जो ग्रामीण जनसंख्या के द्वारा जिसका उपभोग किया जाता है उसकी कीमत के बदलाव को ही मापती है। अर्थात ग्रामीण जनसंख्या जो कम्युनिटी का उपभोग करती है उसकी कीमत में क्या परिवर्तन होता है उसी को क्या करती है, मापती है। तो इसकी स्टेटमेंट में पहला कह रहा है CPI आर गिव्स मोर देन 2/3 वेटेज टू द फूड एंड ये भोजन तंबाकू को 2% 2/3 से अधिक भार देता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। लेबर ब्यूरो पब्लिश द इंडेक्स, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। द वेजेस अंडर मनरेगा और द लिंक टू CPI करंटली, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अभी तक ऐसा वित्त मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि इसको इससे लिंक किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसको लिंक किया नहीं गया है, मे बी लिंक्ड। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आपका जो स्टेटमेंट होगा 1 और 2 होगा। अर्बन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? शहरी सहकारी बैंकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक होता है वो होता क्या है? इसको 1996 में ये पहली बार अस्तित्व में आया और नॉन एग्रीकल्चर जो लोन होते हैं उसको ये प्रोवाइड करता है। ये एग्रीकल्चर लोन नहीं प्रोवाइड करता बल्कि नॉन एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है। और ये सवाल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं और कल संसद में एक बिल प्रेजेंट हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। उस अमेंडमेंट के माध्यम से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में ही व्यवस्था दी गई और उसमें वो जो बिल जिसके लिए प्रेजेंट हुआ वही आज के आंसर में ये सवाल गलत है। लेकिन जो बिल पास हो जाने के बाद, अमेंडमेंट हो जाने के बाद ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस बिल में ये कहा गया कि डिपॉजिट इन दिस बैंक, ये जो कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं वो बैंक 4 स्तंभों पर आधारित होते हैं। पहला, उनमें सहयोग होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। दूसरा, निर्णय की प्रक्रिया में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग। तीसरा, उनकी खुली सदस्य प्रक्रिया होनी चाहिए, अर्थात क्लोज नहीं होने चाहिए, कोई भी सदस्य बन सकता है, खुली सदस्य हो सकते हैं, ओपन मेंबरशिप। और चौथा, म्यूचुअल विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पर। इसी के आधार पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई। ये जो बैंक है वो नॉन एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर लोन नहीं प्रोवाइड करता। और ये बैंक पहली बार 1996 में आया। तो इसमें क्या कहा गया स्टेटमेंट में देखते हैं, डिपॉजिट इन द दिस बैंक और कवर्ड अंडर द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस। इन बैंक जमा डिपॉजिट बीमा के लाभ के अंतर्गत आते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो RBI हैज नो सुपरविजरी पावर ओवर द अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन अमेंडमेंट पास हो जाने के बाद ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। अर्थात RBI को अब पावर मिलने वाला है इस बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट के माध्यम से कि वह अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक हैं उसको कर सके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68। ये आपका कहता है कि हाल में 61, ये आपका कहता है हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा उपयोग किए गए जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है
अभी हाल ही में किसको मिला? हाल ही में जो पुरस्कार मिला वो भारत के अभिजीत बनर्जी को, अर्थशास्त्र का नोबेल की था, और भारत के अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रेमर और एस्टन, उनकी पत्नी जो नाम है एस्थर ड्रफ्लो को मिला। इन्होंने बताया कि जो गरीबी उन्मूलन के लिए अर्थात पॉवर्टी के लिए जो स्कीमें गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाई जाती हैं, वो जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स का प्रभाव क्या होता है, क्या वह गरीबी उन्मूलन के लिए एकदम परफेक्ट है, क्या उसके माध्यम से गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। उसके माध्यम से उन्होंने बताया और इसके डिफरेंट डायमेंशंस बताए कि गरीबी की अगर कोई स्कीम चल रही है तो उसका प्रभावशीलता क्या है, उसका मूल्यांकन किया, और इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि यह हेल्प द मॉनिटरिंग स्मॉल इश्यूज एंड सॉल्विंग द कंप्रिहेंसिवली, ये स्टेटमेंट आप उसका सही है। आरसीजी जोन गारंटी सिमिलर परफॉर्मेंस इन डिफरेंट सिचुएशन, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अर्थात जो स्टेटमेंट आपका सही है वो कौन सा है? 2, 61 का 2 आपका स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका सही है और ये आपका गलत है। नेक्स्ट, अब निम्नलिखित में कौन एक परानुक्रमिक विकास है, ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का है? तो आप देखिए मिक्स लैंड यूज, ये आपका सही है। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, ये आपका सही है। लो डेंसिटी, ये कोई आंसर नहीं, ये इसका नहीं हो सकता। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये भी आपका नहीं है। तो कौन सा होगा? 1, 2 and 2 ओनली।